हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में अभी तक हमने ये पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने ट्रॉफिक लेवल्स कवर किया था, इकोलॉजिकल पिरामिड ये सब कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। अब यदि आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ने बैठे हो तो इसकी एक पूरी बुक आती है, पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी आपको। तो क्या आपको पूरी बुक पढ़नी है? नहीं, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, सिर्फ उतना पढ़ना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट पढ़ें। यदि आपके पास टाइम बचता है उसके बाद आप जो बाकी के जो टॉपिक्स है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, फिर उनको आप कवर करें। तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा देता हूँ, जितना भी इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे भर भर के, वो सब मैं आपको पहले कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद जो टॉपिक्स बच जाएंगे, अगर टाइम बचेगा तो मैं उन सबको करवा दूंगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग फॉरेस्ट पॉलिसी लेजिस्लेशन। ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने थे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट बचा क्या है आपके सिलेबस में। पहला तो एक ये बचा है, दूसरा जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं करवा दूंगा, जो है इन सिटू कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ये हो गया दूसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक ये बचा आपके पास इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, मस्क डियर, रामसर साइट, डेटा बुक। ये हो गया तीसरा। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ये पॉल्यूशन वाला चैप्टर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल अभी 4 टॉपिक्स है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मैं करा दूंगा आपको 4 वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो हम देखेंगे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण को नियंत्रित करने के कानून, लेजिस्लेशन टू कंट्रोल इन्वायरमेंट। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। अगर इंग्लिश वालों को हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पर्यावरण को साफ रखना ना केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि हमारी वैधिक जिम्मेदारी भी है। मतलब कि ये सिर्फ हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पर्यावरण को साफ सुथरा रखने हेतु समय समय पर कानून बनाए जाते हैं। भारत एकमात्र देश है जिसके संविधान में सर्वप्रथम पर्यावरण संबंधित कानून जोड़ा गया था। तो भारत एकमात्र देश है जिसके संविधान में सर्वप्रथम पर्यावरण संबंधित कानून को जोड़ा गया था। अगर आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में देखोगे तो क्या लिखा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश के वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार करें एवं सभी सजीव प्राणियों के प्रति करुणा रखें। ये लिखा गया है आर्टिकल 51A में भारतीय संविधान में। ओके, और भारतीय एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान में पर्यावरण संबंधित कानून है। अब वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की बात कब करी गई थी? तो देखिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सन 1972 में स्टॉकहोम में 113 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन किया। जो यूनाइटेड नेशन है उसका सम्मेलन किया कब? 1972 में। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। जिसमें कहा गया कि मानवीय पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार एक मुख्य मुद्दा है जिसमें संपूर्ण मानव जाति की खुशहाली एवं आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। अतः सभी देशों की सरकार एवं विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह मानवीय पर्यावरण को संरक्षण एवं सुधार हेतु एकजुट होकर सुधार करें, जिससे भावी पीढ़ी का हित हो। तो सबसे पहले पर्यावरण की बात वर्ल्ड लेवल पे कब करी गई थी? तो 1972 में स्टॉकहोम में। ओके, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है पर्यावरण संबंधित कानून। टोटल 6 इंपॉर्टेंट कानून है, सबको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहला कानून है कीटनाशक एक्ट जो आया था 1968 में, द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। दूसरा है वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है जल प्रदूषण निवारण एक्ट, ये आया था 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट 1981 और पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986। सबको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कीटनाशक एक्ट 1968, द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। इसमें क्या है, ऐसे विषाक्त पदार्थ जो मृदा में मिल जाते हैं और इस मृदा में उपजी सात सब्जी के सेवन से मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मृदा एवं मनुष्य के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने कीटनाशकों के प्रयोग से संबंधित एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 रखा गया। इस अधिनियम के माध्यम से कीटनाशकों का प्रयोग, उत्पादन, बिक्री, आयात और निर्यात को नियंत्रित करने की कोशिश की गई।
ओके, तो पहले क्या था 1968 जब ये एक्ट नहीं आया था, उससे पहले था कि आप कोई भी कीटनाशक है उसका प्रयोग कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी कानून नहीं था, तो कोई कितनी मात्रा में भी यूज करता था। कीटनाशकों का छिड़काव किस लिए करते थे? ताकि कीड़े मकोड़े ना आए, फसल का डैमेज ना करें। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में करते थे और इतनी घटिया क्वालिटी के कीटनाशक का उपयोग करते थे, जिसके सेवन से, जैसे कोई सब्जी है वहां पे इसका छिड़काव किया गया और वो सब्जी मानव ने खा लिया तो उसकी मौत हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो उसके बाद ये 1968 में द इंसेक्टिसाइड एक्ट लाया गया। इसके तहत जितने भी कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है, उन सभी को नियंत्रित किया गया। तो देखिए इस एक्ट के मुख्य बिंदु क्या है? कीटनाशकों के प्रयोग में कमी लाना। दूसरा, उचित मानक, जो हाई स्टैंडर्ड के कीटनाशक है सिर्फ उन्हीं का प्रयोग करना। और थर्ड, देखिए इको फ्रेंडली, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको पता नहीं होगा, इको फ्रेंडली को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी हितैषी। इको फ्रेंडली को क्या बोलते हैं हिंदी में? पारिस्थितिकी हितैषी। कीटनाशकों का प्रयोग जो मृदा सॉइल को कम विषाक्त पॉइजन करते हैं। ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग जो मृदा या फिर मिट्टी को कम डैमेज पहुंचाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड का यूज करना। ये इसके मुख्य बिंदु थे इस एक्ट के। ओके, आपको इन एक्ट में क्या क्या याद करना है? पहले तो ये कब लागू किए गए, जैसे ये किया गया 1968 में। और दूसरा, इसके मुख्य बिंदु भी आपको पता होने चाहिए। कई बार इसके मुख्य बिंदु से पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य बिंदु, जैसे इसके 3 मुख्य बिंदु ये आपको रटे होने चाहिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्ट है वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। भारत एक विविधताओं से भरा देश है जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पशु पक्षियों की हजारों प्रजाति पाई जाती है। प्रकृति में प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार दिया गया है, परंतु कुछ दुष्ट खाने एवं अपने मनोरंजन हेतु इनका शिकार करते हैं। यह एक अनैतिक एवं घृणित कार्य है। इसे रोकने हेतु भारत सरकार ने 1972 में एक एक्ट पारित किया, जिसे हम वन्य जीव संरक्षण एक्ट यानी कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। ओके, तो इस एक्ट से पहले लोग बहुत अधिक मात्रा में शिकार करते थे, जंतु, बर्ड्स, इन सब का। इस एक्ट के आने के बाद उन पर थोड़ा रोक लगाया गया। तो देखिए इस एक्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या है? पहला, पशु एवं पक्षियों के शिकार, हंटिंग पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। एवं अभ्यारण्य बनाना, सेंचुरी बनाना, उसमें इनको रखना जो बिल्कुल लुप्त प्राय हो गए, मतलब जो खत्म होने वाले, अब उनका शिकार इतना ज्यादा हो गया कि वो खत्म होने वाले हैं, तो उनको एक सेंचुरी में रखा गया जहां पे वो सेफ रहे। दूसरा, पशु एवं पक्षियों हेतु राष्ट्रीय नेशनल पार्क एवं पशु अभयारण्य, एनिमल रेजिस्टेंस एरिया बनाएगा। तो जो सेंचुरी है, नेशनल पार्क, ये सब जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब इसी एक्ट के बाद बनाए जाने लग गए। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद ही नेशनल पार्क, सेंचुरी ये सब बनाए गए। थर्ड देखिए पॉइंट, इसके अंतर्गत विभिन्न कानून बनाए गए जिसे तोड़ने पर 3 साल की सजा और 25,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि दुर्लभ प्रजातियों, रेयर स्पीसीज है, उनको बचाने एवं बढ़ाने हेतु कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से इनकी वृद्धि किया जाना, ये भी इसका उद्देश्य है। और फिफ्थ, नेशनल पार्क, चिड़ियाघर में उचित सुविधाओं का प्रबंधन करना। अब आपने जू बना दिया, चिड़िया नेशनल पार्क बना दिया, लेकिन वहां पे इन पशु पक्षियों को आप सुविधा ही नहीं दे रहे, तो वो तो वैसे ही वहां पे मर जाएंगे। तो इसका उद्देश्य ये भी कि जो जू हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वहां पे इन जीव जंतुओं के लिए उचित सुविधा भी प्रबंधन कराना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। ओके, तो ये था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 23 मार्च 1974 को पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जल को वास्तविक संगठन स्वरूप को बनाए रखना एवं उसमें प्रदूषण को रोकना। जल के विषय में कहा जाता है कि जल ही जीवन है, परंतु जल ही तेजी से दूषित हो रहा है। जल प्रदूषण ना केवल भूतल जल जो सरफेस वाटर है, इसके साथ साथ भूमिगत जल जो ग्राउंड वाटर को भी दूषित कर रहा है। जो पॉल्यूशन है वो सरफेस वाटर को तो कर ही रहा है, साथ में ग्राउंड वाटर को भी कर रहा है। हम जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ जल का होना अत्यंत आवश्यक है, परंतु विविध औद्योगिक इकाई एवं घरों से निकलता हुआ कचरा, जो ठोस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, के रूप में जल में वास्तविक गुणों को अवगुणों में बदल देता है। जो जल के वास्तविक गुण है उसको प्रदूषित कर देते हैं, जिस कारण विभिन्न प्रकार के जल से उत्पन्न होने वाले रोग जन्म लेता है। स्वास्थ्य विभाग इन समस्याओं की जांच करता है। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राज्य एवं केंद्र स्तर पर निम्नलिखित प्रयास किए हैं, वे इस प्रकार है, देखते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देखिए क्या क्या इसमें प्रयास किया। पहला, जल प्रदूषण से संबंधित सभी आंकड़ों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड द्वारा भेजी जाती है।
पूरे साल में जल प्रदूषण संबंधी जितने भी आंकड़े हैं उसको पब्लिश किया जाता है। दूसरा, जल प्रदूषण को रोकने हेतु सभी औद्योगिक इकाइयों में दूषित जल का पॉल्यूटेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने की पुष्टि करता है एवं उनके यहाँ से निस्तारित जल का सैंपल की जांच करते हैं। जितने भी औद्योगिक इकाई हैं, जितनी भी फैक्ट्री है, वहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए और जो वहाँ से जल निकलता है उसका सैंपल की भी जांच होती है। ये काम कौन करता है? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। प्रदूषण स्तर अधिक पाए जाने पे अब जो यहाँ से जल निकल रहा है इन फैक्ट्रियों से, उनको टेस्ट करते हैं ये, और टेस्ट करने पे अगर उसमें प्रदूषण की स्तर ज्यादा है तो 10,000 तक का जुर्माना और 3 माह की कैद या फिर दोनों हो सकते हैं, जो कि बहुत कम है। जैसे कोई भी फैक्ट्री है वो तो करोड़ों का मुनाफा कमा रही है, अब 10,000 उसके लिए क्या है? तो जो हमारे नियम बनाए गए हैं वो बस ऐसे ही है, पेपर पे ही है, रियलिटी में इनका उतना है नहीं। इसलिए आप देखते हो कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। सबसे ज्यादा तो वाटर पॉल्यूशन है। आप देखिए दिल्ली में अगर हम देखें यमुना नदी कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो रखी है। क्यों? क्योंकि कोई ठोस कानून ही नहीं है हमारे पास। बस ऐसे कानून है जो सिर्फ पेपर पे काम करते हैं। अब 10,000 रुपए आप उनसे जुर्माना ले रहे हो, जो करोड़ों छाप रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? पॉल्यूशन करते रहेंगे। आप कर लो, उनको 10,000 रुपए देते रहेंगे वो। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि राज्य एवं केंद्रीय बोर्ड वैसे तो दोनों अपने आप में स्वतंत्र संस्थाएं, परंतु केंद्रीय बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर जरूरी दिशा निर्देश राज्य बोर्ड के लिए जारी कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि केंद्रीय एवं राज्य बोर्ड दोनों जल प्रदूषण को नियंत्रण एवं निवारण हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रोग्राम बनाते हैं एवं उन्हें लागू करते हैं, और यहीं पे ये लोग पैसे भी खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस एक्ट के द्वारा पानी के कुएं एवं जलधारा में जहरीला एवं नशीला पदार्थ मिलाना अपराध है। अगर आप किसी कुएं में या फिर कहीं पे पानी स्टोर किया गया है उसमें पॉइजन या फिर टॉक्सिक पदार्थ मिलाते हो तो ये एक अपराध है, आपको जेल हो सकती है। सन 1977 में इस एक्ट में संशोधन किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद इसका नाम जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण सेस एक्ट 1977, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस लग गया, इसमें एक्ट 1977 रख दिया गया। तो इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था? 1977 में। इसके बाद इसमें ये सेस वर्ड जोड़ दिया गया और इसका नाम हो गया द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977। इस एक्ट द्वारा उन लोगों से धन लेना है जो जल प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हों, ताकि इस धन से बोर्ड के कार्य सुचारू ढंग से चले, एवं उन प्लांटों को 25% की छूट दी जाती है जो अपने वहां दूषित जल का ट्रीटमेंट करते हैं या फिर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, तो उनको 25% की छूट दी जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था 1977 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। हमारे देश में वनों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम ब्रिटिश राज से ही लागू है। जब ब्रिटिश यहाँ पे राज करते थे उसी टाइम से जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसी टाइम से लागू है। प्रारंभ में 1927 में इसका नाम भारतीय वन अधिनियम था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1927 में। वो तत्कालीन गवर्नर, उस टाइम गवर्नर कौन था? इस टाइम देखिए इरविन होगा, इस टाइम गवर्नर इरविन ही होगा ना, क्योंकि इरविन का कार्यकाल कितना था? 1926 से लेके 31, इसके बीच ही तो था इरविन गवर्नर। तो इरविन के टाइम पे ये एक्ट लाया गया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। प्रत्येक जीव के लिए वनों की इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। इसी आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार द्वारा सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 लागू हुई। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? सबसे पहले तो 1952 में आया था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहले कब आया था? 1952 में, पूछा गया पिछली बार। इसके अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग या बोल सकते हैं हम 33% भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। जो भी देश का टोटल क्षेत्रफल है उसका 33% भाग वनों से ढका होना चाहिए। परंतु 1980 तक इस नीति के अवहेलना होने के कारण भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लागू हुआ। ठीक, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जो कि ब्रिटिश काल से ही चलता आ रहा था। फिर इसको चेंज करके बनाया गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। फिर इसकी भी अवहेलना हुई और फिर आया लास्ट में हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 1980 में आया।
इस एक्ट के द्वारा वनों की अवैध कटाई पर रोक, वनों के लिए अधिकृत भूमि जो रिजर्व लैंड है पर कृषि करने या अपने पशु एवं अपने इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया। जो रिजर्व लैंड है, जो वनों के लिए रिजर्व लैंड है, वहां पे ना आप खेती कर सकते हैं, ना पशु चरा सकते हैं, वहां से ना लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ये सब लाया गया 1980 जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत। अब इस एक्ट के मुख्य बिंदु देखते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य। पहला, वन क्षेत्र में अवैध गैर वानिकी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक। दूसरा, वनों के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा फंड उपलब्ध कराना। और थर्ड, खनन के दौरान काटे गए वृक्षों के स्थान पर तेजी से बढ़ने वाले नए वृक्षों को लगाना। नए वृक्षों को लगाने को क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इस एक्ट में निहित है ये एक्ट। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ये था, ठीक है। पहला कि गैर वानिकी गतिविधियां, जैसे कि रिजर्व लैंड पे आप कृषि नहीं कर सकते, पशु नहीं चरा सकते, इन सबको रोकना। केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण को प्रमोट करने के लिए फंड इकट्ठा करना। और खनन के दौरान अगर पेड़ काटे गए हैं तो उसके स्थान पे तेजी से बढ़ने वाले नए वृक्षों को लगाना। ठीक, तो ये तीन इसके मुख्य उद्देश्य थे। अब इस एक्ट के हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, देखिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 मुख्य बिंदु इसके हैं। पहला, वनों की अवैध कटाई पर रोक लग गया। ठीक। दूसरा, किन्हीं कारणों से पेड़ काटे जाने पर 2 गुने पेड़ लगाने का प्रावधान, परंतु राजकीय बोर्ड की आज्ञा के बाद। अगर आप कहीं पे पेड़ काट रहे हैं, किसी जैसे रोड बन रही है कहीं पे, तो रोड बनने पे पेड़ काटे जाते हैं कुछ, माना 50 पेड़ काटे गए तो इसकी जगह पे 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे। ओके, डबल नंबर में पेड़ लगाने पड़ेंगे। सर देखिए, सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के वन इसके अंतर्गत आते हैं। अब इस एक्ट के तहत सरकारी और गैर सरकारी दोनों आ गए। प्राइवेट वाले, जहां पे प्राइवेट फॉरेस्ट है उसको भी इसके अंदर ले लिया गया। फोर्थ, इस एक्ट के अनुसार आरक्षित वनों में कटाई एवं आग लगाना कानूनी जुर्म है। मतलब आरक्षित जो वन है, नेशनल पार्क, इन सब में अगर आप कटाई कर रहे हैं, लकड़ी ले रहे हैं या आग लगा रहे हैं तो ये एक कानूनी जुर्म है। आगे देखिए, आरक्षित वनों में खनन, माइनिंग, मवेशियों को चराना, ये भी क्या है? अपराध है। नेक्स्ट, उपरोक्त सभी नियमों को तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई के तहत 500 रुपए या उससे अधिक का जुर्माना एवं 6 माह की कैद का भी प्रावधान है। बहुत बड़ी सजा है इसके तहत। नेक्स्ट देखिए, वनों में शिकार करना भी कानूनी अपराध है जिसमें सजा का प्रावधान भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन संरक्षण अधिनियम संशोधन 1988। अब इसमें संशोधन होता है इस एक्ट में, कब होता है? 1988 में संशोधन होता है। इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें कुछ नए चेंजेस किए गए। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम को और सख्त बनाने के लिए इसमें सन 1988 में संशोधन, अमेंडमेंट किया गया तथा इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 रख दिया गया। ठीक है, 1980 में ये आया था। अब इसमें संशोधन हुआ 1988 में और इसका नाम चेंज कर दिया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 88 रख दिया, 1988 रख दिया। देखिए, इस नीति के तहत पहला, वनों से लगे ग्रामीण इलाकों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त लकड़ी की कटाई पर रोक लगाना एवं ग्रामीण इलाकों में वैकल्पिक स्रोत, अल्टरनेटिव रिसोर्स पैदा करना या उपलब्ध कराना। अब जो वनों से लगे हुए इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वहाँ वनों से लकड़ी लेके आते हैं, उससे बनाते हैं। तो इस पे इन्होंने रोक लगा दिया। अब रोक लगा दिया तो खाना कैसे बनाएंगे? तो उनके लिए इसके लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स भी तो देना पड़ेगा, जैसे एलपीजी दे दिया। ठीक है, तो ये सब भी प्रोवाइड करना इसमें ऐड किया गया। सेकंड देखिए, वनों एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए नेशनल पार्क सेंचुरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करना। नेशनल पार्क और सेंचुरी पहले बन चुके थे, लेकिन उसमें और ऐड किया गया कि उनकी सुरक्षा भी की जाएगी। थर्ड देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 यानी कि 33%, वही जो पीछे हमने पढ़ा वही इसको कंटिन्यू किया गया कि जो जितना भी एरिया है उसका 33% वनों के लिए रिजर्व रहेगा। हमारे वन हमारी धरोहर है, अतः इसका संरक्षण एवं पुनः पेड़ों को लगाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड अत्यधिक वन आच्छादित प्रदेश है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं हमारे देश में। उत्तराखंड में वनों को बचाने के लिए बहुत से आंदोलन भी हुए हैं। ऐसा एक आंदोलन आपको पता है, सबको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, चिपको आंदोलन, सबको पता है। 1973, अभी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, जिसको सफल गौरा देवी ने किया था। गौरा देवी भी थी इसमें मेन। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों की अवैध कटाई को रोकना था। इसमें गौरा देवी की अगुवाई में ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर
ये तो सबको पता ही है कि पेड़ से चिपक गए थे, फिर इस आंदोलन को सफल किया था उन लोगों ने। और इसी प्रकार का एक आंदोलन अभी मैंने आपको बताया, अपिको आंदोलन। अपिको अपिको आंदोलन जो कि कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में। ठीक है, इसी प्रकार का एक और आंदोलन है अपिको आंदोलन, जो कि कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1983 में। ये मैंने आपको बताया था अभी मॉक टेस्ट में। ठीक, सेम अपिको आंदोलन में वही था, पेड़ से चिपक गए थे। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1981 1981, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। अभी हमने वाटर वाला देखा था, अब एयर के लिए भी आ गया था 1981 में। वायु प्रदूषण का अर्थ है कि वायुमंडल में विषैली गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, लेड, ये सब पदार्थ जब मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। ये सभी गैसें एवं पदार्थ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एवं घरेलू भाग आदि से निष्कासित होती हैं तथा इससे मनुष्य एवं वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार की बीमारी लग जाती है, जैसे हृदय एवं फेफड़ों एवं कई अनेक वायु प्रदूषण के कारण बीमारियां हो जाती है। ओके, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय वायु प्रदूषण बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित है। वायु प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1981 में किया गया था। इस उद्देश्य से किया गया कि वायु की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए एवं वायु प्रदूषण को रोका जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु निम्नलिखित नियम बनाए गए। नियम कौन कौन से बनाए गए वो देख लेते हैं। देखिए, पहला नियम है, केंद्रीय बोर्ड स्टेट बोर्ड की सभी वायु प्रदूषण निवारण संबंधित गतिविधियों पर नजर रखेगा एवं सभी मुद्दों का निपटारा करेगा। दूसरा, केंद्रीय बोर्ड प्रदूषण से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण हेतु दिशा निर्देश जारी कर सकता है एवं नए कानूनों के लिए केंद्रीय सरकार को सलाह भी दे सकता है। ठीक है, लोकहित में अत्यधिक वायु प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए बिजली, पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताओं पर रोक लगा सकता है। अब जो ऐसे उद्योग हैं जो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या, उनकी बिजली, पानी, इन सब मूलभूत आवश्यकताएं, उन पर रोक लगा सकता है। वायु की गुणवत्ता हेतु उचित मानक बनाना भी केंद्रीय बोर्ड का ही जिम्मेदारी है। ठीक, नेक्स्ट, वायु की गुणवत्ता हेतु विभिन्न प्रोजेक्ट पर रिसर्च के लिए फंड उपलब्ध कराना भी बोर्ड की जिम्मेदारी है। एयर पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए जो रिसर्च है उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे भी यही प्रोवाइड करेगा। फिर उद्योगों पर वायु प्रदूषण फैलाने का दोषी पाए जाने के उपरांत उनके ऊपर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा एवं 5,000 रुपए प्रतिदिन तक जुर्माना लग सकता है। ये वाला थोड़ा अच्छा है कि 5,000 प्रतिदिन तक का जुर्माना लगेगा अगर वो पॉल्यूशन फैला रहा है, कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री पॉल्यूशन फैला रहा है, 5,000 तक का जुर्माना लगेगा और 6 माह से 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। ठीक, तो ये था हमारा द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, और आज का लास्ट एक्ट है ये, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए ये क्या कहता है, पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने हेतु वर्ष 1986 में पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि सम्मिलित है। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है, जल भी है, वायु भी, भूमि, तीनों कवर हो गए इसमें। पर्यावरण मानव और जल, वायु, पृथ्वी, सूक्ष्म जीवों को पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। यह अधिनियम हानिकारक पदार्थों को भी परिभाषित करता है, जैसे कोई भी पदार्थ जो रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के कारण हानिकारक हो तो वह मानव जाति, अन्य जीवित प्राणियों, पौधे और सूक्ष्म जीवों, पर्यावरण की संपत्ति के लिए हानिकारक होता है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का मेन काम है इन्वायरमेंट की सुरक्षा करना, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने वाले सब्सटेंस को नियंत्रित करना, और जो हानिकारक पदार्थ है उनको परिभाषित करना कि ये जो पदार्थ है ये हानिकारक है इन्वायरमेंट के लिए, ये सब बताना, ये सब इसका काम है। इसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं। पहला, इस अधिनियम के अनुसार कोई भी उद्योग या फर्म मानकों से अधिक प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं कर सकता। एक स्टैंडर्ड है, उससे ज्यादा अगर आप प्रदूषण करोगे तो फिर दिक्कत होगी। नेक्स्ट, कोई भी उद्योग बिना प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के नया उद्यम नहीं लगा सकता। कोई भी फैक्ट्री लगाना चाह रहा है तो सबसे पहले इनसे परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो, अगर ये पास करेंगे तभी वो लगा सकता है। थर्ड है, कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ने वाले के विरुद्ध मुकदमा कर सकता है। इस नियम को कोई भी तोड़ रहा है तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं कि सरकारी उस पर मुकदमा करे, कोई थर्ड पार्टी कोई भी बंदा कर सकता है।
परंतु इससे पहले संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी। लेकिन उससे पहले अधिकारी को बताना होगा कि इस पर केस करने जा रहा हूँ। अगला देखिए, इस अधिनियम के द्वारा किसी भी ऐसे पर्यावरण संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने एवं बचाव करने के उपाय करना भी इसकी शक्तियों में निहित है। कोई भी पर्यावरण संबंधी दुर्घटना होती है तो उसको रोकना या फिर बचाव करना भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अधिनियम यह भी निर्देश जारी करता है कि कोई भी उद्योग जल एवं वायु में किसी भी प्रकार का खतरनाक पदार्थ का प्रदूषण नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम का पालन ना करने वाले उद्योगों पर दोष घोषित होने के उपरांत 1 लाख रुपए तक का दंड एवं 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह अधिनियम लोकहित में अत्यधिक प्रदूषण वाले उद्योगों को बंद भी करवा सकती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे दिल्ली वगैरह है, यहाँ पे अभी आपने सुना होगा ग्रैब 4 लग गया, ग्रैब 3 लग गया, तो ये कौन लगाता है? तो यही लगाते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ही लगता है। जो देखा जाता है कि प्रदूषण कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है तो उनको लोकहित के लिए अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योग या गाड़ी कुछ भी हो गया उन पे प्रतिबंध लगाना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले कारकों के लिए उचित सुरक्षा कवच सेफगार्ड का निर्माण करना भी इस अधिनियम की शक्तियों में निहित है। ठीक है। ओके, तो ये था हमारा द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक, इसी के साथ आपके सारे जितने भी 6 मेन कानून थे इन्वायरमेंट से संबंधित वो सब इसमें कवर हो गए। ठीक, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल पार्क, सेंचुरी ये सब देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।